यस, हाँ हाँ ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। यस मैम, मीटिंग लाइव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर विनीता तुली आज के इस वेबिनार में एआरएसडी कॉलेज की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एआरएसडी कॉलेज ने इस लॉकडाउन के दौरान अब तक इस संदर्भ में मनोविज्ञान, साइबर सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव, डीमिस्टिफाइंग कोविड-19, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, अनिश्चितता के समय में खुशी, कोविड-19 और प्रबंधन, विभाजन आधारित साहित्य और चुनौतियां, भारत में उच्च शिक्षा, कोविड-19 और भारतीय वित्तीय बाजार, विज्ञापन उद्योग, कोरोना वैश्विक महामारी बनाम आयुर्वेद, कोरोना संकट और गांधीवादी दृष्टि, पुस्तक के बहाने साहित्य परिचर्चा, कोविड-19 और प्रवासन, ई कंटेंट एंड डिजाइनिंग आदि अनेक विषयों पर वेबिनार आयोजित कर चुका है। आज हमारे वेबिनार का विषय है फिल्मों में गीत लेखन, अवसर और चुनौतियां। इस विषय में हमारे बीच वक्ता के रूप में डॉक्टर सागर हैं, जो अनेक हिंदी सिनेमा के लिए गीत लिख चुके हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है और मैं श्रीधरम जी को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता तुली मैम। मुझे लगता है कि हम डॉक्टर सागर का परिचय दें और स्वागत के लिए प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी को बुलाऊं, उससे पहले हम लोग बहुत इंतजार कर चुके हैं। तो रविंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो मैं सबसे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे वक्ता का, आज के वक्ता डॉक्टर सागर का शब्द गुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद श्रीधरम जी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ हो गई। डॉक्टर सागर का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। और हम लोग तकनीकी व्यवधान की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लोगों को जोड़ने में सामान्य जन को थोड़ी दिक्कत होती भी है, लेकिन मैं डॉक्टर सागर के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कॉलेज की ओर से उनका स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। और फिल्मी गीतों में क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पे वो बातचीत करेंगे। हम सब लोगों ने उनके लिखे गीतों को फिल्मों के माध्यम से सुना है, उनको जाना है, लेकिन आज रूबरू उनसे कुछ बातचीत, कुछ प्रश्न और कुछ आगे क्या संभावनाएं बनती हैं इस क्षेत्र में, इस पर हम सब लोग बातचीत करेंगे। तो इस तरह से एक प्रयास है और इस प्रयास के लिए मैं अपनी वेबिनार टीम को बधाई देता हूं कि उन लोगों ने ऐसे सार्थक विषयों पर, जिससे केवल हम शिक्षक ही एक समय के लिए एंगेज नहीं होते हैं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी संभावनाएं जगती हैं। तो ऐसे समय में इस तरह की सार्थक बातचीत का वो लगातार आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर से लोग सब्र रखे हुए हैं, सब्र रखने के लिए सबका शुक्रिया। सभी प्रतिभागियों का और डॉक्टर सागर का पुनः स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम लोगों को इंतजार करते करते जो थोड़ा माहौल बोझिल हो गया है, तो मैं डॉक्टर सागर का परिचय दूं और कार्यक्रम की शुरुआत करूं। उससे पहले मैं रविंद्र जी से कहूंगा कि उनके कुछ गीतों की अगर झलक आप सुना सकें तो थोड़ा माहौल भी बने और फिर बातचीत करना भी आसान होगा। हमरा के कन्फ्यूजी आके गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। हमरा तो चौखट के भीतरी जुलम है, सैया घुमक्कड़ को धरती
भी कम है। देखा सूट बूट जुल्म तैयार, ए मोरा पिया मतलब का यार। सूट बूट जुल्म तैयार, ए मोरा पिया मतलब का यार। ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने। सहरी है धड़कन, सेरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, तो क्या हो गया। भोले परिंदों को दाने चुगा के, हाय भोले परिंदों को दाने चुगा के, ये जो फरेबी जाल बिछा के। दाव लगा कर बचने वाले, ये साजिशों को रचने वाले। परिश्रम करूं या फिर सज्जन बनूं, गाली एक जन को दूं या सारे सिस्टम को दूं। परिश्रम करूं या फिर सज्जन बनूं, गाली एक जन को दूं या सारे सिस्टम को दूं। जाने की जाने किसकिस रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह गए दिल ये धोखा दे गया। हर सुबह की हर शाम में सिंदूरी कहाँ है। मन का मेरे बात भूल रहा, कस्तूरी कहाँ है। ऐ मनवा बहल पिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। ऐ मनवा बहल पिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। एक डोर कोई खींचे ख्वाबों के पीछे पीछे, कहना किसी का मानना। ऐ मनवा बहल दिया, तेरी राहों में लाखों तारे, क्या तुझको मालूम रहा है कि चरखा घूम रहा है, कि चरखा घूम रहा है। तेरी धड़कन कीले पर ज़माना झूम रहा है, कि चरखा घूम रहा है, कि चरखा घूम रहा है। तेरी धड़कन कीले पर ज़माना झूम रहा है, कि चरखा घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। हमारे बीच डॉक्टर सागर उपस्थित हैं। हमने उनके कुछ गानों के बोल सुने और ये देखा कि उनके गानों में कितनी विविधताएं हैं। डॉक्टर सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ककरी गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बलिया बनारस से होते हुए जेएनयू पहुंचकर वहां से हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। आज भी डॉक्टर सागर के लिखे गीत गांवों में गाए जाते हैं। ये शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन और मुशायरों में भाग लेते रहे हैं और हम जानते हैं कि इस समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन में व्यस्त हैं। इनके कई गीत बीबीसी, द ललन टॉप वार्षिक संगीत माला में टॉप 10 के गीतकारों की श्रेणी में शामिल रह चुके हैं। डॉक्टर सागर ने अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक
फिल्मों में गीत लेखन का काम किया है, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं स्टूपिड प्यार, लव यू सोनियो, वाह ताज, मैं और चार्ल्स, रणवीर द मार्शल, बॉलीवुड डायरीज, लाली की शादी में लड्डू दीवाना आदि। हिंदी के अलावा ये अपनी मातृभाषा भोजपुरी में भी गीत लिखते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अब तक बड़े से बड़े गायकों ने इनके लिखे गीत को गाया है, जैसे उदित नारायण, कुमार सानू, साधना सरगम, कैलाश खेर, सुरेश वाडेकर, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, लंबी फहरिस्त है, राहत फतेह अली खान। इनके लिखे गीत ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए बेस्ट लिरिक्स के लिए नॉमिनेट हुआ था। डॉक्टर सागर लोक जीवन के छोटे छोटे प्रतीकों और बिंबों को इतनी खूबसूरती से अपने गीतों में ढालते हैं कि सुनने वाला मोहित होता चला जाता है। डॉक्टर सागर का जुड़ाव लोक से रहा है, किसानी संस्कृति से रहा है। इन्होंने लोकगीत के कई रूपों में लेखन किया है, जैसे बिरहा है, कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फाग। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सागर हमारे बीच हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि फिल्मों में गीत लेखन की क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस पर वो अपनी बात रखें। फिर हम उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सागर को। सबसे पहले मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जिसकी तरफ से मुझे ये बुलावा है, आमंत्रण है आज फिल्मी गीतों पे बात करने का। मैं श्रीधरम जी, अजीत जी और ज्ञानतोष झा जी, 2-3 नाम को ही मैं जानता हूँ अभी फिलहाल, और तमाम जो प्रोफेसर्स हैं सबको बेहद शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो तमाम टेक्निकल परेशानियों से जूझते हुए, मैं भी टेक्निकली कम समझदार हूँ और कुछ मेरा एक लैपटॉप से अपने से जुड़ नहीं पा रहे थे और काफ़ी बोरिंग हो गया माहौल इस टेक्निकलिटी की वजह से। वो आनंद जो सेमिनार हॉल में होता था उसकी बात अलग होती थी, हर श्रोता के एक्सप्रेशन को देख करके बातें होती थी। यहाँ कोई दिखता नहीं है तो ये भी मज़ा आता नहीं है एक्चुअली। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। हम जिस टॉपिक को रखे हैं आज, फिल्मी गीतों में जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, उस टॉपिक पे हम अपनी बात रखेंगे। तो जब मैं मैं एक्चुअली बचपन से ही मैं फिल्मों में गीत लिखना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। गीत मैं बचपन से लिखता था, लोग मुझे सुनते थे और जो भी उस समय प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जितने स्कूल होते थे उधर उनके लिए मैं गीत लिखता था। लड़के लड़कियां गाते थे और वो तो बिना पैसे का काम हुआ करता था, पैसे मिलते नहीं थे लिखने के, तो उसका मूल्य भी ज़्यादा नहीं था, उसका मूल्य समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जब बलिया से हम BHU आ गए तो एक रास्ता समझ में आया कि बड़ी जगह पे जाने से जैसे रास्ते बनते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, स्रोत खुलते हैं। तो BHU जाके कुछ लोग मिले जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने मुझे सुना। कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनको सिनेमा के बारे में ज़्यादा नॉलेज था, और कुछ ऐसे थे जो मुझे एकेडमी में और दूर भेजना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे JNU तक पहुंचाया। ये मेरे
बीएचयू के दोस्तों की वजह से है कि मैं जेएनयू तक आया। और आने के बाद जब जेएनयू आ गए तो दिल्ली में, खास तौर से दिल्ली में आना तो ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहा करते हैं कि चाहे किसी भी रास्ते हो, हर आदमी दिल्ली आना चाहता है। तो मैं दिल्ली पहुंच गया तो ढेर सारी चीज़ें समझ में आई। कुछ फिल्म के डायरेक्टरों से भी दिल्ली में रहते हुए सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो एकेडमिक हो, सिनेमाई हो, सारे लोग दिल्ली में उपलब्ध हैं। तो वहाँ जेएनयू में बहुत लोगों से मिलते हुए समझ में आया कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए और रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन जब बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, जब फैमिली का बैकग्राउंड कमज़ोर होता है तो रिस्क लेना नहीं चाहता है आदमी। हर कोई चाहता है कि नौकरी करे और सेफ जोन में हर कोई रहना चाहता है। मेरे घर वाले भी क्यों चाहेंगे कि मैं जाके बॉलीवुड में, सिनेमा में धक्के खाऊं। हर कोई चाहता है कि नौकरी करे। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लेखनी में कुछ है कि मैं अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने ये रिस्क लिया और मुझे कहीं से मालूम हुआ, तब मैं पीएचडी कर रहा था। मेरी पीएचडी का चौथा साल था। 2008 की बात है। 9 में मैंने अपनी पीएचडी जमा की डॉक्टर गोविंद प्रसाद के साथ। समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ में। तो मुझे मालूम हुआ कहीं से कि टी सीरीज में नोएडा में एक फिल्म बन रही है, भोजपुरी फिल्म, और वहाँ गाना लिखना है। तो मैं वहाँ जैसे तैसे, मैं जल्दी इधर उधर जाता नहीं। जेएनयू आया तो मैं 5 बरस जेएनयू में ही रह गया था। मैं 5 बरस बाद मैं एमए में आया तो पीएचडी में बलिया गया था घर। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं रह जाता हूँ। तो मैं भी जेएनयू आया तो 5 बरस जेएनयू के अंदर ही रह गया। बड़ी मुश्किल से मैं नोएडा पहुँचा। किसी से मैंने गुजारिश की, यार मुझे पहुँचा दो नोएडा तक। मैं वहाँ गया और मुझे एक फिल्म बन रही थी, गंगा किनारे प्यार पुकारे, और उसका गाना लिखने को मुझे डायरेक्टर ने बताया कि ये सिचुएशन है, कोई एम्स का से पढ़ाई करके डॉक्टर, और अपने बिहार में हाजीपुर में वो डॉक्टर बनना चाहता है और वहीं पे सेवा करना चाहता है लोगों की, मैला आंचल में जैसे प्रशांत करता है मलेरिया का इलाज। तो वो सिचुएशन है कि कैसे वो दिल्ली से निकल के हाजीपुर जाता है, वहां से मेरा गाना शुरू होता है। मैंने लिखा, मोरे गौवा के जागल किसान रे, गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। मैंने ये गाना लिखा और फिर मैं गया नोएडा टी सीरीज में गया और वहाँ डायरेक्टर को मैंने गाना सुनाया और डायरेक्टर को इतना पसंद आया गाना कि उसने कहा कि इस फिल्म के 2 गाने और आपको लिखने हैं। तो उस दरमियान तो ये गाना उदित नारायण ने गाया, फिर एक मैंने सुरेश वाडकर के लिए लिखा और एक डुएट था, रोमांटिक सॉन्ग था जो कुमार सानू और साधना सरगम ने जिसे गाया है। तो जेएनयू में रहते हुए ये रिकॉर्डिंग हुई, तो मुझे मौका मिल गया जेएनयू में रहते हुए ही। अभी मैंने पीएचडी अपनी सबमिट नहीं की थी। तो ये गाने रिकॉर्ड हुए और फिल्म आई, टी सीरीज से रिलीज हुई, लोगों ने देखा, गाने सबने पसंद किए और फिर वहाँ से थोड़ी हौसला अफजाई हुई मेरी पर्सनली और मैंने हिम्मत बनाई और फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद यहाँ जो मिलता था वो ऐसा लगता था कि हर कोई फिल्म बना रहा है और लगता था कि संभावनाओं का, जो हमारा टॉपिक है संभावनाओं का, हमें लगता था कि यहाँ अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने फैशन फिल्म देखी होगी तो उसमें प्रियंका चोपड़ा उतरती है, आदर्श नगर का इलाका है जहाँ उतरती है, वहाँ पे तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर घूमते रहते हैं। वो लड़कियों को देखें या स्ट्रगलर को देखें तो उनके पास पहुंच जाएंगे और बोलेंगे आपको मौका देंगे, और वो आपको ठगने की कोशिश करते हैं। तो तमाम इस तरह के लोग हैं। फैशन में मधुर भंडारकर ने इस चीज को दिखाया। मैं भी वहीं पहुंचा संयोग से, आदर्श नगर में इन्फिनिटी मॉल के पास, बहुत मशहूर मॉल है। मैं वहाँ पहुंचा और
तमाम लोग बोलने लगे यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, आपको गाना लिखना है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और जेएनयू के सारे दोस्तों को फ़ोन करने लगा, यार मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं था एक्चुअली, वो फ़िल्म बनाते नहीं थे, उनकी फ़िल्म रुक गई, क्या हो गया, उनका प्रोड्यूसर भाग गया, उनका फ़ाइनेंसर भाग गया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेंगी कि आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जिसमें से 100 में से एक भी आदमी फ़िल्म बनाने वाला नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि ये फ्रॉड था, ये झूठ था, किसी का फाइनेंसर, वो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लंबे 20, 30, 50 सालों से हैं और यहाँ आने वाले नए स्ट्रगलरों के साथ ऐसे चीट करते हैं। तो मैं भी ऐसा करने लगा, करते करते फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर मिले मुझे, विपिन पटवा, जिनका मैं बड़े ही सम्मान के साथ नाम लेता हूँ, और एक जेएनयू के ही हैं हमारे 2 साल सीनियर अशोक तंवर, जो कांग्रेस से लोकसभा सांसद रहे, हरियाणा सिरसा से, और उनका बड़ा स्नेह था। तो उन्होंने ही फ़ोन करके और म्यूजिक डायरेक्टर विपिन पटवा से मेरी मीटिंग कराई। उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर सागर से मिलो और उसके लिरिक्स देखो। तो उनकी वजह से, अशोक तंवर की वजह से मुझे विपिन पटवा से मिलने का मौका मिला। और वहाँ एक फिल्म बन रही थी, पहली फिल्म थी, छोटी सी फिल्म थी, फिल्म का नाम था ये स्टूपिड प्यार। उसमें सारे गाने हो गए थे, टाइटल ट्रैक नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप टाइटल सॉन्ग लिखिए, और मैंने कुछ लाइनें लिखी कि क्यों कुछ पिघलता रहता है मेरे सीने में, क्यों होती इतनी मुझको तकलीफ जीने में, और पलकों पे ख्वाब कभी मेरे जो सजते हैं, रातों को कांटे बनकर नींदों में चुभते हैं। तो ये गीत, यह लिरिक्स मैंने सुनाया म्यूजिक डायरेक्टर को, और उन्होंने धुन बना करके और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यह गीत सुनाया और उनको पसंद आ गया। और बॉम्बे आके मेरा पहला जो ब्रेक जिसको कहेंगे वो मिला, और श्रेया घोषाल ने इस गीत को गाया, और इस तरह से मेरी एंट्री हुई। और उसके बाद फिर लव यू सोनियो, वाह ताज, रणदीप हुड्डा की मैं और चार्ल्स आई थी, चार्ल्स शोभराज के ऊपर, तो उस फिल्म के गाने किए मैंने। और उसके अलावा सुधीर मिश्रा की दासदेव, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। ये आप लोगों को लगे, आप सब जहाँ भी बोर होंगे और लगेगा कि मैं संदर्भ से बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा और चेक कीजिएगा बीच में, मेरी इस पूरे अफसाने के बीच में आप रोक दीजिएगा। तो मैं एक चीज, अभी इरफान खान साहब का इंतकाल हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक फिल्म थी सरबजीत, जिसमें रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय थे, और वह उनके उस फिल्म के लिए मैंने डायरेक्टर उमंग कुमार से मैंने बात की कि जिस तरह से पीके में, जहाँ पे संजय दत्त का ट्रेन में बम ब्लास्ट में जहाँ पे जान जाती है संजय दत्त की, वहाँ बैकग्राउंड से गाना बजता है साहिर साहब का कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि जहाँ सरबजीत पे अटैक होगा वहाँ के लिए मैंने एक गाना बनाया था, और डायरेक्टर बात मान गए। और वो गाना था कि किसने बेढंगी ये दुनिया बनाई, कोई सिख हिंदू है मुस्लिम ईसाई, जन्नत की ख्वाहिश में ये क्या किया कि जमी देखकर अब जहन्नम भी रोया, तौबा तौबा ये क्या हुआ, गुमराह अब ये इंसान हुआ। और कुछ ऐसा मामला आया कि डायरेक्टर ने कहा कि हम इस गाने को नहीं रख रहे हैं, ये सिचुएशन में हम नहीं डालना चाह रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, और ये गाना बाहर हो गया। इस गाने को हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने किसी पार्टी में, विपिन पटवा ने यह गाना सुनाया, गा के, जिसमें इरफान खान थे। तो इरफान खान साहब बोले कि भाई इसे लिखा किसने है? तो उन्होंने बताया डॉक्टर सागर है, जेएनयू से पीएचडी किए हुए हैं और लिखे आए हैं, कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास फोन आया कि इरफान खान मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, बट बोला गया कि नहीं, कल 1 बजे आपको ऑफिस में मिलना है उनसे। तो मैं गया और
वो बड़े खुश हुए और भी उन्होंने रचनाएं अपनी मेरी रचनाएं सुनी और उनका बड़ा स्नेह था। फिर उन्होंने एक बार घर भी मुझे बुलाया हमें, और एक फिल्म में 3-4 गाने को, फिल्म बनी नहीं, रुक गई है, और उसमें हमें 3-4 गाना लिखने का मौका इरफान खान साहब ने दिलाई थी मुझे। तो इस तरह से मेरी यात्रा चलती रही और संभावनाएं इसी तरह से बनती रही। सुधीर मिश्रा को हम गाना सुनाने गए थे, हम और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विपिन पटवा, हम दोनों गए और गाना उन्होंने रेफरेंस दिया था लियोनार्ड कोहेन का एवरीबॉडी नोज और जिम मॉरिसन का दिस इज द एंड। 2 अंग्रेजी गानों का रेफरेंस था। संयोग से ये दोनों गाने झेलम हॉस्टल जेएनयू में मैंने ये दोनों गाने सुन रखे थे, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसको, उस फील को, उस आइडियाज को हिंदी गीत में लेके आना थोड़ा आसान नहीं था मेरे लिए, और मैं लिखा और गीत सेलेक्ट हो गया। सुधीर मिश्रा ने पसंद किया गाने को, और ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। और उसमें एक अंतरिम मैंने लिखा था कि पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा, पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा। लाइन अभी याद नहीं आ रही है, याद आएगी तो मैं बताऊंगा। कि सर पे उठाया, उसमें कहता है वो एक्टर, सीन में अदिति राव हैदरी और राहुल भट्ट है, सर पे उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कनें, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन तो क्या हो गया। खुदा इस जहां से तो बरसों खफा है, खुदा इस जहां से तो बरसों खफा है, गनीमत है तुमसे तो इंसान रूठा, और दरिया की तरह जमाने के आंसू, पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा। सर पे उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कनें, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन तो क्या हो गया। और इस गाने को पसंद किया गया। दुबई में रिकॉर्डिंग हुई। पाकिस्तान के गायकों का भारत में आना बहन है, तो रिकॉर्डिंग आतिफ असलम की आवाज़ चाहिए थी इस गाने के लिए, तो इसकी रिकॉर्डिंग दुबई में हुई थी। और इसी तरह से उसी दरमियान अविनाश दास जी को आप सब जानते हैं। अविनाश दास जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो फिल्म बनाई अनारकली फारा, तो उसके लिए जो गाना लिखने का उन्होंने सिचुएशन दिया था, मैं एक ही गाना इसलिए लिख पाया कि उसी दरमियान मुझे 4 फिल्मों की साइनिंग मिल गई थी। 4 फिल्मों से मुझे पैसे एक्चुअली मिल गए थे, तो मैं एक ही फिल्म पे फोकस होके काम कर नहीं पाया। मुझे लगा कि सबसे मुझे पैसे मिल गए थे, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी की भी फिल्म को कमजोर लिखूं, कम गाने लिखूं लेकिन अच्छा लिख पाऊं। तो मैंने ये, आपने माइकी मैकलेरी का म्यूजिक था, वो जो गाना बज रहा था कि चरखा घूम रहा है, वो फिल्म थी रिबन, कल्कि कोचलिन की फिल्म थी, और जिसकी डायरेक्टर हैं राखी शांडिल्य। राखी शांडिल्य ने मेरा लंबा इंतजार किया था इस फिल्म का गाना लिखने के लिए। मैं गांव चला गया था, मेरा फोन बंद था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए लंबा इंतजार किया, और जब मैं आया तो उन्होंने रिबन का गाना लिखने का मुझे दिया। तो इस तरह से अविनाश दास जी बोले कि थोड़ा पॉलिटिकल अंडर करंट होना चाहिए गाने में, थोड़ा जेएनयू का वो रंग आना चाहिए, वो फील आना चाहिए। मैं निहायत ही फोक का आदमी हूँ एक्चुअली, और अगर मैं हिंदी में पढ़ाई ठीक से नहीं करता तो मैं हिंदी में अच्छा लिख नहीं पाता। हिंदी में पढ़ाई करने का मुझे फ़ायदा मिला। जेएनयू में हिंदी उर्दू का डिपार्टमेंट भी एक ही में है, CIL बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो उसका बड़ा फ़ायदा बॉलीवुड में मिलता है। हिंदी उर्दू पे अच्छा कमांड हो और आपकी ज़बान ठीक है तो लिखने पढ़ने का, मैं ये बताते जा रहा हूँ, साथ में जो हमारे संभावनाएं और जो चैलेंजेस हैं, वो साथ में मेरे साथ क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या संभावनाएं मिलती है। मैं एकदम आपके लिए जीता जागता उदाहरण हूँ। जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता हूँ।
कि मेरी जिंदगी की जो जर्नी है सिनेमा में वो उनके लिए एक वानगी का काम करेगी ये मेरी चीजें। तो मेरे मन में एक्चुअली बहुत पहले से एक कंटेंट था कि मतलब का यार, मोरा पिया मतलब का यार। तो मैं जब लिख रहा था, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि गाना बनता कैसे है। म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हम काम कर रहे थे, म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा के साथ मैं काम कर रहा था, और गाना किया कि हमरा के कन्फ्यूज आके गया, चूंकि हमारी कैरेक्टर, हमारी कहानी बिहार और हमारी तरफ की है, यूपी बिहार की कहानी है। तो हमरा के कन्फ्यूज आके गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। जब ये लाइन आ गई ना कि खिड़की से पटना दिखा के गया, तो उसमें एक रंग आ गया, बात बोलने लगी, शब्द मेरे बोलने लगे, खनकने लगे। हमरा के कन्फ्यूज आके गया, खिड़की से पटना दिखा के गया, हमरा तो चौखट के भीतरी जुलम है, सैया घुमकर को धरती भी कम है। देखा सूट बूट जुलमी तैयार, मोरा पिया मतलब का यार। इस गाने के माने लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाले हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने जो पीएचडी की है, स्त्री प्रतिरोध पे मैंने पीएचडी की है, और स्त्री संवेदना के बहुत करीब अपने को मैं मानता हूँ। मैं स्त्री संवेदना के बहुत करीब अपने को मानता हूँ। जिस तरह से साहिर साहब उस संवेदना से गहरे जुड़े थे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो जितने गीत उन्होंने लिखे, मुझे अभी इतना मौका इस तरह के सिचुएशन और फिल्मों का वैसा सिचुएशन है नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस स्त्री संवेदना को मैं निकाल के लेके आऊँ। ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। इस तरह के भाव और संवेदनाएं औरत के प्रति मेरे गीतों में आ जाते हैं। और जिस तरह से हम तो गांव से लेकर शहर तक की पूरी जिंदगी को, अगर उसकी पूरी जिंदगी को देखा जाए तो किस तरह से औरतें घरों में हैं, बहुत ही कम % है जो औरतें यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या नौकरी में हैं, और बाकी की तमाम की जिंदगियां किस तरह से घूंघट और चौखट के भीतर बंद है। तो ये पूरी मैंने स्त्री संवेदना को इस गीत के माध्यम से मैंने लाने की कोशिश की थी। तो इस तरह से मेरी जर्नी चली। मैंने एक ही टाइम में दासदेव का गाना ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, और उसके बाद अनारकली और अफारा का गाना, हमरा के कन्फ्यूज आके गया, और उसमें मैंने एक लाइन लिखी कि भीतर ही भीतर बदन सारा टूटे, संयम मजा जाके दुबई में लूटे, हमारी जवानी न बिस्तर न खाट के, और हमसे ही हमारी जवानी न बिस्तर न खाट के, और हमसे ही सारा कनेक्शन वो काट के, हाय जोड़े है दुनिया से तार, मोरा पिया मतलब का यार। इस तरह का लिरिक्स उसमें आया था। और एक गीत था, मैं बताता जा रहा हूँ कि गीत बन कैसे रहे हैं। एक डायरेक्टर है केडी सत्यम, फिल्म का नाम बॉलीवुड डायरीज, उसके चारों गानों को बहुत पसंद किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सब में मुझे अच्छी जगह मिली थी एज ए लिरिसिस्ट, और द ललन टॉप 10 में बेस्ट गीतकारों में मुझे शामिल किया गया। बीबीसी की तरफ से टॉप 10 में मैं रहा। उसके बाद रेडियो संगीत वार्ता, इस सब में पहले स्थान पे रखा गया था इस गीत के लिए। मैंने तो डायरेक्टर ने जो सिचुएशन मुझे समझाया कि किस तरह से आदमी मृग तृष्णा की तरह, हिरन के, मृग की तरह भाग रहा है, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं। तो मैंने लिखा था पहले कि हम चाहे जो मिल जाए वो जरूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है, कोई तो पढ़ लेता खुली ये किताबें, जो है बाहर वही अंदर है यहाँ। तो मैंने जब यह लाइन लिखी कि हम चाहे जो मिल जाए वो जरूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो जिसके लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं प्रतीकों और बिंबों का स्पेशलिस्ट तो नहीं कहूँगा, बट लोग यहाँ मानते हैं कि मैं प्रतीकों को अच्छा पकड़ता हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ बात बनी नहीं, हम चाहे जो मिल जाए वो जरूरी कहाँ। मैंने लिखा, डायरेक्टर ने लेकिन फाइनल कर दिया, केडी सत्यम, उनका 2 साल, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे,
या 1.5-2 साल हो रहे हैं। केडी सत्यम का इंतकाल हो गया 40 साल की उम्र में। बहुत अच्छी फिल्म गट्टू उन्होंने लिखी थी, जिसको ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। और उनकी ये दूसरी फिल्म थी बॉलीवुड डायरीज, जिसमें उन्होंने गाना सेलेक्ट कर लिया। बट मैंने कहा कि सर मुझे कुछ कम लग रहा है। फिर मेरे जहन में यह लाइन जब आई कि हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। तो जब ये लाइन मैंने लिखी तो मेरी समझ में आ गई कि मैंने बना दिया, मेरी बात आ गई। और फिर मैंने डायरेक्टर को फोन किया कि सर ये लाइन आई है, और डायरेक्टर को बेहद पसंद आया ये गाना। और उसमें एक गाना था मनवा बहरूपिया, ऐ मनवा बहरूपिया तू न जाने ये क्या कर दिया। अपनी किस्मत, उसमें एक कैरेक्टर मर के बॉम्बे में पैदा होना चाहता है और फिर से फिल्मों में काम करना चाहता है। जो आदमी छत्तीसगढ़ भिलाई में वो नौकरी में रहता है, क्लर्क रहता है, कुछ बाबू रहता है, उसका सपना था कि वो सिनेमा में आएगा, लेकिन वो आ नहीं पाता है। आने से पहले उसको कैंसर हो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसकी ख्वाहिश है कि वो फिर से बॉम्बे में जन्म ले कि उसको ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। तो वहां मैंने लिखा था कि अपनी किस्मत खुद ही बदल दे, अपनी किस्मत खुद ही बदल दे, मुक्ति के इस पथ पर चल दे, जन्म मरण के धागों से अब तू ऐसे बंध जाएगा, रूह का परिंदा उड़ के फिर धरती पर आएगा। ऐ मनवा बहरूपिया तू न जाने ये क्या कर दिया। और ये इस गाने को बहुत पसंद किया गया। अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया। वो उस गाने को जावेद बशीर और नूरा सिस्टर्स को आप जानते होंगे, प्रतिभा सिंह बघेल, नूरा सिस्टर्स और जावेद बशीर ने गाया। तब अभी पाकिस्तान में उन सिंगर के जावेद बशीर बहुत अच्छे कव्वाल हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने ये गाया। तो इस तरह से मेरी जर्नी चलती रही। और फिर सेटर्स फिल्म में सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उनके साथ मैंने गाना लिखा जिसको सुखविंदर सिंह ने गाया है। भोले परिंदों को दाने चुगा के, ये जो फरेबी जाल बिछा के, दांव लगाकर बचने वाले, ये साजिशों को रचने वाले, करतूते काली है काली करतूते। उसके अंतर में मैंने लिखा था। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सलीम साहब जो है, सलीम मर्चेंट धुन बना रहे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप धुन पे गाना लिखते हैं या पहले आप गाना लिखते हैं उस पर धुन बनाई जाए। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा ये है कि आज ट्रैक पे गाने लिखे जा रहा है सबसे ज्यादा। मतलब धुन ऑलरेडी बन जाती है, उसके ऊपर लिरिक्स बिठाना होता है। तो मैंने कहा कि सर मैं दोनों तरह से कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे तकलीफ होती थी ट्रैक पे लिखने के लिए, मैं बहुत दुखी हो जाता था, मायूस हो जाता था, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब मुझे ट्रैक मिलता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब फ्री में लिख नहीं पाता, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा डिमांड हो रहा है। तो सलीम साहब, सलीम मर्चेंट म्यूजिक डायरेक्टर धुन बना रहे थे और मैं बगल में कॉपी कलम लेके बैठा हुआ था। उन्होंने बनाए दो ट्रैक बनाए। उन्होंने यूं था कि दार दार दर दार दार दर दार दार दर दारा दा, दार दार दर दार दार दर दार दार दर दारा दा, ये मीटर था सलीम साहब। तो मैंने उसमें भरा कि जाग जाग के भाग भाग के हाल बेहाल जमाने का, जाग जाग के भाग भाग के हाल बेहाल जमाने का, सोए सोए कोई बैठे बैठे जाने खेल कमाने का, सोए सोए कोई बैठे बैठे जाने खेल कमाने का, दुनिया को पट्टी पढ़ाने का। हाथों से अपने वो चरखा चला के धागों में अपने गजब उलझाते, हाथों से अपने वो चरखा चला के धागों में अपने गजब उलझाते और अपने इरादों के टेर लगा के अपने ही सुर में वो सुर लगवाते। करतूते काली है काली करतूते। उसमें रफ्तार एक रैपर हैं, आप लोग जानते होंगे, दिल्ली के ही हैं। तो उन्होंने बीच में उनका रैप आता है तो बीच में रैप और लिरिक्स को सुखविंदर सिंह ने गाया है और रफ्तार ने रैप किया उस गाने के अंदर।
मैं अपने अपने गाने का प्रचार भी कर देता हूँ। इस हवाले से कम 100 लोग तो जुड़े ही हुए हैं इस प्रोग्राम में, तो इसको आप सुनिएगा। और इस तरह से आजकल मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर को आप सब जानते होंगे, उनका नाम है इलैया राजा। आज वो 75 साल के हो गए हैं। मासूम के गाने, वो फिल्म थी कमल हसन और श्रीदेवी की फिल्म थी सदमा। सदमा के गाने और तमाम बड़े बड़े गानों का म्यूजिक दिया है इलैया राजा ने। ए.आर. रहमान के गुरु हैं, उस्ताद हैं उनके। तो अभी उनके साथ मुझे एक फिल्म के सारे गाने लिखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट उस फिल्म में 10 गाने हैं, 14 गाने कुल हैं। बहुत म्यूजिकल फिल्म है, द साउंड ऑफ म्यूजिक की तर्ज पे वो फिल्म बन रही है। और उस फिल्म के सारे गाने मुझे लिखने को मिले, मैंने लिख दिया है। मैं चेन्नई में था महाबलीपुरम में इलैया राजा के साथ, और वो धुन बना रहे थे अपनी हारमोनियम पे, और मैं उनकी धुन बनने के बाद मैं लिख रहा था उनके उस ट्रैक पे। तो ये मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैं इस समय कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जर्नी बता दी है, और बीच में अगर आप मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या बात करनी है और किस टॉपिक पे करें, मंच संचालक से मैं गुजारिश। हाँ, धन्यवाद सागर जी। साहित्य की दुनिया वाले जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हर कोई कविता हम लोग लिखने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि हम भी फिल्मों में गीत लिख सकते हैं जी। और जैसे हीरो हीरोइन बनने के लिए जाते हैं वैसे भी गीतकार भी जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी जाते हैं। तो आपने जैसे ट्रैक की बात की कि अब ये प्रचलन है, चलन में है, तो एक गीतकार बनने के लिए किस तरह की तैयारी चाहिए? जो नए लोग चाहते हैं कि हम गीतकार बने, तो उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जी श्रीधरम जी इस पर हाँ, जो ट्रैक वाली बात है, कुछ बीच में मजेदार बातें यूं कि उस जमाने में भी जो गीतकार थे ना, जैसे साहिर साहब थे, वो एक्चुअली शायर थे, वो फिल्म गीतकार तो थे नहीं। तलखियां उनकी बहुत पहले उनकी आ चुकी थी रचना। हाँ। और तलखियां आ चुकी थी। मजरू साहब भी एक्चुअली शायर थे, मंचीय शायर थे। उसके बाद शैलेंद्र भी तो मंच के लिए लिखते थे, अपने जो संघर्षशील उनके लिए, मजदूरों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए लिखते थे वो। कैफी आजमी साहब भी शायर आदमी, एकेडमिक आदमी, अरबिक पढ़ के आए थे लखनऊ से। सब लोग अच्छी पढ़ाई करके आए हुए थे। और एक्चुअली मजरू सुल्तानपुरी साहब का तो कहना है कि ये ट्रैक पे लिखने की शुरुआत मैंने की। उन्होंने नौशाद की धुनों पे लिखने का काम, एक्चुअली मजरू सुल्तानपुरी का दावा है कि ये ट्रैक पे लिखने की शुरुआत, धुनों पे, म्यूजिक धुन पे लिखने की शुरुआत मैंने की है। उनका ये दावा है मजरू साहब का। कैफी आजमी साहब कहते हैं कि यार ये फिल्म वाले जो है, एक ये जो ट्रैक लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म वाले पहले कब्र खोद देते हैं और बोलते हैं कि इसी के नाप की लाश लेके आओ। तो जो कवि होगा, जो शायर होगा, उसके लिए वाकई बहुत चैलेंजिंग है। ये जिसको ये हुनर आता है, जिसको ये कमाल आता है, वो इसको कर लेता है। एक्चुअली मैं भी तो कवि ही आदमी था, लेकिन मेरे साथ थोड़ी बात अलग ये है कि मैं बचपन से गाने लिखता था और मेरे गाने गाए जाते थे। तो जो पुरानी धुनें थी, चाहे वो फिल्म के हो, चाहे फोक के, कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फाग, ये जितने लोक जीवन के जो फोक संगीत है, इन सारी धुनों पे आज भी मैंने हजारों गीत, मैं रोज लगभग गांव में 10 गाने लिखता था। तो मेरा रियाज था। मेरे स्कूल के सारे लड़के लड़कियां, 100-200 लड़के लड़कियां जो भी स्कूल में गीत गाते थे, वो एक्चुअली मैं धुन तो बना नहीं सकता, तो जो बनी बनाई धुने हैं, जो निर्गुण है, मैं जैसे एक निर्गुण में लिखा था कि ना सुननी कौनो ससुरे के नाव हो, कैसे के अकेल जाई
पियवा के गाम हो कैसे के अकेल जाएं। मुझे गाना गाने नहीं आता, लेकिन मुझे इतनी धुनों की जानकारी नहीं, धुन याद है मुझे। तो उस धुन के सांचे में मैं बचपन से लिखता रहा हूँ, जिसको मेरे आसपास के सिंगर गाया करते थे। तो मेरा बचपन से रियाज है, ट्रैक पे लिखने का मेरा बचपन से रियाज रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं। मैं ट्रैक पे तुरंत, अब सलीम साहब ट्रैक बना रहे हैं और बीच में वो 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं और मैं लिख दिया, और सलीम साहब सुनते हैं और बोलते हैं कि वाह, और एक बार में मुझे डन कर देते हैं। तो मेरा रियाज था, ट्रैक पे मेरा रियाज था। और तो कैफी आजमी साहब की वो परेशानी, मजरू साहब तो ट्रैक के मास्टर हो चुके थे, शैलेंद्र भी शंकर जयकिशन की धुनों पे लिखते थे। ऐसा नहीं है कि ये रिवाज शुरू का है। गुलजार साहब से किसी ने कहा कि सर पहले तो गाने जो है वो लिखे जाते थे, उस पर धुन बनती थी, और अब तो धुन बन जाती है तब गाने लिखे जाते हैं। तो गुलजार साहब ने कहा कि सिनेमा की उम्र कुल 100 सालों की है, और मैं पिछले 200 सालों से समझाते आ रहा हूँ कि पहले धुन आई है फिर लिरिक्स आया। पहले झरने का पानी, झरने की आवाज, कोयल की कूक, और जो गूंज है प्रकृति में, कुदरत की जो गूंज है वो पहले आई है और शब्द बाद में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये काम, मैं समझता था कि ये काम अभी शुरू किया, क्या लोगों ने अभी नया काम शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। धुनों पे काम शुरू से होता आया है। साहिर साहब ऐसा कम करते थे। साहिर साहब एक्चुअली गीत लिख देते थे, और वो तो हुआ यूं कि खयाम साहब साहिर साहब से मिले और उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो तलखियां को सबको ट्यून में कर दिया है। तो खयाम साहब ने पूरी तलखियां को ट्यून में कर दिया था। तो साहिर साहब का जलवा सबको, आप सब यहाँ बिल्कुल। मैं साहिर साहब पर भी आऊंगा, और आपके जो साहिर साहब से जो अदबी रिश्ता है उस पर भी आऊंगा। उससे पहले मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप गांव से जुड़े हुए हैं, लोक से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आपने पीएचडी की डिग्री ली जी। तो एक तरफ लोक की परंपरा से जुड़े, दूसरी तरफ आप जो किताबी ज्ञान की परंपरा से। तो गीत लेखन में ये दोनों चीजें कैसे आपके काम आई, और दोनों को कैसे आपने जोड़ा एक जगह? हाँ जी, एक तो जो जैसे कि मेरे गीतों में कुछ जैसे चरखा घूम रहा है, या मोरा पिया मतलब का यार, और तमाम इस तरह के बिंब अनायास मेरे गीतों में, मेरे मुखड़े में आ जाते हैं। वो मेरे फोक की वजह से आते हैं, मेरे भीतर फोक बहुत रचा बसा है, वो आ जाते हैं। लेकिन जो पोइट्री की बुनावट है उसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु के जो रस है, उनके गद्य में जो रस है, वो मेरा मानना है कि पद्य के लिए सबसे बड़ा माल है। सबसे बड़ा कंटेंट फणीश्वर नाथ रेणु के यहाँ है। अगर आप वो कंटेंट को ध्यान से तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन आपको रस में जो ओत प्रोत करते हैं, और यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे वैचारिकी को बहुत ज्यादा भार नहीं देना है, यहाँ पे थोड़ा रस का रंग, रस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। रस पे ज्यादा विचारों का बोझ गीत पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने पीएचडी की और तमाम फेमिनिज्म में पे मैंने अच्छी पढ़ाई की, सबको मैंने ढंग से पढ़ा, और वो सारी इंटेलेक्चुअलिटी है। लेकिन पोइट्री में मैं एकदम बचता हूँ कि वो चीजें आ करके और मेरी पोइट्री को भारी न कर दे। हमरा तो चौखट के भीतरी जुला में सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम, देखो सूट बूट जुल्मी तैयार। तो वो इंटेलेक्चुअल बातों को लेके आएंगे, लेकिन उनको हम बड़ी सहजता के साथ, क्योंकि आप गीत बना रहे हैं, तो गीत बनाने में पढ़ाई लिखाई, और जो हम कविताएं लिखते हैं, जो भी कविताएं लिखता है, जिसके पास भी प्रतीक और बिंबों का खजाना है, भंडार है, और वो जिसके प्रतीक को सुन के उसकी कविताओं में आपको अच्छा लगता है, वो गीत बना सकता है।
और आज के जो गीत है, एक्चुअली जो आज के जो गीत हैं वो बड़े ही भौतिक हो गए हैं। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत ही ऐसे हो गए कि बहुत सीधी बातें हो रही हैं, प्रतीकों और बिंबों से बातें हट गई हैं, सीधे सीधे सवाल हो रहे हैं, सीधी सीधी बातें हो रही हैं। और वो जो गुलजार साहब का जो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो, इस तरह इतनी बारीक प्रतीकात्मकता में अब बात नहीं हो रही है पोएट्री में, बात सीधी हो रही है। क्योंकि तुम ही हो, हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। तो आज के गानों में सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सामने हम सीधे महबूब को सीधे लफ्जों में हम बात कर रहे हैं, हम उसको घुमा फिरा के प्रतीकों में, कलात्मकता में और प्रतीकों बिंबों के हवाले से अपनी बात कहने की कोशिश अब लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब गुलजार साहब को भी बीड़ी सुलगानी पड़ रही है। गुलजार साहब तो बीड़ी भी सुलगाए तो प्रतीकों के माध्यम से लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो प्रतीक नहीं, ज़बां पे लागा लागा रे नमक इश्क का, वहां भी प्रतीकों से ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी की जो बातें हैं कि क्योंकि तुम ही हो, मतलब एक गाना अगर हम देखें कि क्योंकि तुम ही हो जो सबसे बड़ा हिट गाना है, चाहे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, तेरी गलियां हमको भावे तेरी गलियां, ये वो गाने हैं जो सब सुपर डुपर हिट गाना है। तो सुपर डुपर हिट गाने जो है बिना प्रतीकों की सीधी सीधी बातें हो रही हैं। तो इसलिए गीत लेखन एक तरह से आसान हुआ है और चैलेंज भी बढ़ गया है। एक्चुअली भीड़ बहुत बढ़ गई, इसकी वजह से बातें सीधी होने लगी। और एक चीज और हुआ है कि एक मामला और ये हुआ है कि फिल्में तो ज्यादा ब्रांड का जो टैग था, जो ब्रांड का जो चक्कर था, वो ब्रांड हट गया। पहले क्या होता था कि फिल्म के रिलीज करने के लिए ब्रांड देखा जाता था। जैसे कहा जाता है कि आपने फिल्म बहू बेगम का नाम सुना होगा, वो उसके प्रोड्यूसर जानिसार अख्तर थे। जानिसार अख्तर खुद इतने बड़े गीतकार जिन्होंने आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो आपको पता है कि बहू बेगम के गाने साहिर साहब ने लिखे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो कहा जाता है कि जानिसार अख्तर ने कहा कि यार तुम्हारे नाम से कंपनियां खरीद लेती हैं, तो साहिर लुधियानवी का नाम देखते ही कंपनियां खरीद लेते थे। इसलिए जानिसार अख्तर प्रोड्यूसर हैं और उसमें गीतकार हैं साहिर साहब। तो जो ब्रांड का चक्कर था कि गुलजार साहब गाना लिखेंगे, जावेद अख्तर गाना लिखेंगे, इरशाद कामिल गाना लिखेंगे, अमिताभ भट्टाचार्य गाना लिखेंगे, अभी वो ब्रांड हट गया है। आप ध्यान देंगे तो हर फिल्मों में नए नए गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर दिखेंगे, नए म्यूजिक डायरेक्टर, नए गीतकार, नए सिंगर। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि नए लोगों के लिए अवसर जो है वो खुला है, संभावनाएं खुली हैं, लेकिन उस संभावनाओं को जो अपने पक्ष में बदलने के लिए तैयारी जबरदस्त चाहिए। तो तैयारी दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी। एक, बॉम्बे में स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जो है बहुत महंगी जगह है, तो आपका बैकअप मजबूत होना चाहिए, फिनेंशियल बैकअप मजबूत होना चाहिए, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। लिटरेचर जो हमारा हिंदी साहित्य का और उर्दू का जो लिटरेचर है, इसका अध्ययन बहुत ढंग से होना चाहिए। इसमें जितनी हम पढ़ाई करेंगे, जितने हम अच्छे कवियों को और अच्छे गद्य को पढ़ेंगे, निर्मल वर्मा को पढ़िए, उसके बाद आप हरिशंकर परसाई को पढ़िए, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़िए, ये पूरा गद्य का जो लिटरेचर है अपने यहाँ, ये बहुत शानदार मैं मानता हूँ इसको। तो हम जैसे जैसा पढ़ते हैं हमारी फैकल्टी डेवलप होती है और हम आइडियाज से आइडियाज क्रैक करते हैं। वो हमको पता नहीं चलता है कि हमारे भीतर वो बिंब और प्रतीक कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम गीत बनाने लगते हैं तो हमको वो सपोर्ट करते हैं। DD1 का एक सीरियल आ रहा था, मैंने उसके लिए गाना लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा
कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए। जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए, वो पांव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। क्या बात है। उसकी ही मुस्कान को अब फूलों ने चुना है, एक लड़की के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तो क्या बात है। अब मैं सोचा कि ये बात कहाँ से आ गई कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल में निबंध में द्विवेदी जी लिखते हैं कि अशोक के पेड़ के नीचे से जब सुंदरियां गुजरती हैं तो ही अशोक में फूल आते हैं। क्या पता मेरे 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 जहन के जीवाश्म में वो पड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मतलब हो सकता अब है चेतन में मेरे अवचेतन में वो चीजें पड़ी होंगी, तभी इस तरह की बिंबकारी, इस तरह के प्रतीक बन के आ रहे हैं। तो बहुत अध्ययन से नायाब प्रतीक बन के हमारे भीतर आते हैं, और वो नायाब चीजें होंगी ना तो ही यहाँ पे काम मिलेगा। जब दूसरे लोग वैसा ही कर रहे हैं तो आपको काम क्यों मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिनके रिश्ते बने हैं, जिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं सलीम सुलेमान के साथ, विपिन पटवा के साथ, रोहित शर्मा के साथ, मैं माइकी मैकलेरी के साथ, जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे काम से खुश हैं, तो ऑफ कोर्स वो पहले मुझे तवज्जो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई दूसरा बाहरी स्ट्रगलर आएगा उसको वो मौका नहीं देंगे, बिल्कुल बोलेंगे मेरा गीतकार डॉक्टर सागर है। लेकिन आप में कुछ ऐसी बात होगी, ऐसी नायाब बात होगी कि जो डॉक्टर सागर नहीं कर सकता, जो इरशाद कामिल नहीं कर सकते, अमिताभ भट्टाचार्य नहीं कर सकते, तो आपको जगह बनाने में आसानी हो। बिल्कुल। आपके गीत का मुखड़ा है जो अभी हमने सुना भी कि ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जी। तो इसमें आपका कितना स्ट्रगल छुपा हुआ है, और जो स्ट्रगल करने जाते हैं और जाने वाले हैं उसका कितना स्ट्रगल छुपा है? क्या ये लिखते समय ये चीजें आपके दिमाग में आई थी, ये बातें? हाँ बिल्कुल, मतलब चूंकि बात संघर्षों की है, स्ट्रगल की है, चाहे ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। हम यहाँ कितने बिक गए हैं। तितली तो एक बहाना है, एक प्रतीक है, राइमा सेन है तितली की भूमिका में, लेकिन अगर वहां भी देखिए तो हमारा संघर्ष है, और हमने क्या क्या नहीं बेच दिया। साहिर साहब जिन गीतों को तेरी याद में बनाए थे, आज उन्हें बेचने बाजार में ले आया हूँ, ऐसा एक गीत है साहिर साहब का, एक पोइट्री है। तो यहाँ पे आदमी कैसे अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को बेचता है। तो ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। तो इसमें ऑफ कोर्स मेरा भी संघर्ष छिपा हुआ है, और तमाम संघर्षशील लोगों का संघर्ष छिपा हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न जो है थोड़ा अलग हटके करना चाहता हूँ जी। और अब देखिए कि आपने जो अभी बातें की साहिर साहब की, मजरूह साहब की और दूसरे शायरों की, शैलेंद्र, तो गुलजार हैं, लेकिन जब तक आप हिंदी साहित्य में कविता लिखते रहते हैं जी, तो बड़े बड़े आलोचक जो है आपकी कविता पर भाषण देते हैं, लोकार्पण करते हैं, आपको इतिहास में स्थान देते हैं। फिल्म जो है सबसे सशक्त माध्यम है जनता तक पहुंचने का। जी। तो फिल्म में एक से एक अच्छे गीत लिखने के बावजूद उन्हें साहित्य में क्यों नहीं जगह है? क्या हाँ। ये साहित्य, हिंदी साहित्य के लोगों का या द्वेष है, राग है, या आप क्या किस रूप में इसे देखते हैं? हाँ सर, ये तो श्रीधरम जी, आप सब तो साहित्यकार हैं, और ये एक्चुअली ये पक्ष आपका है। और इसमें क्या है कि जिस ढंग से आप देखिए कि शैलेंद्र के जो गीत हैं वो हिंदी साहित्य के किसी भी कविता से कम नहीं। किसी भी कविता को उठा लीजिए और शैलेंद्र के किसी भी गीत को उठा लीजिए, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, सौंदर्य में आइए तो ये कौन हंसता है, फूलों में छिपकर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये नदियों का चलना उछल कर कि जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई का है को दुनिया बनाई। चाहे साहिर साहब के जितने गीत है
तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। बिल्कुल। फैज साहब की इसी तरह की तमाम रचनाओं को हमेशा साहित्य के टॉप में रखा गया है, लेकिन साहिर साहब की इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। चाहे शैलेंद्र का तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये तमाम फिल्मी गीत हिंदी साहित्य के किसी भी कवि से कम नहीं। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं और उर्दू साहित्य के जो आलोचक हैं, वो उनका ये द्वेष है। वो नहीं चाहते उनकी पॉपुलैरिटी को, जो उनको तवज्जो मिलती है, वो चाहते ही नहीं कि एकेडमी में भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन फिल्मी गीतकारों को जगह दी जाए। जबकि आप खुद दिल से सोचकर देखिए कि उनकी पहुंच, उन गीतों की पहुंच और उन गीतों के मानी कहीं भी हिंदी साहित्य की किसी कविता से कम नहीं। बिल्कुल। हिंदी साहित्य के तमाम गीतकारों को खूब इतिहासकार में जगह, हिंदी साहित्य के गीतकारों को नहीं, आपने सही कहा और मैं आपसे सहमत हूँ। मैं अपने श्रोताओं से ही भी कहूंगा कि आप तैयार रहिए, मैं आपके पास भी प्रश्न के लिए आऊंगा। मैं एक दो प्रश्न जो है इनसे पूछ के फिर आपकी तरफ आता हूँ। आपका एक बोल है, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। तो मैं इस पर लगातार सोचता रहा, या फिर हर सुबह की हर शाम सिंदूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। फिर एक पंक्ति मुझे मिली, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं। मुझे लगा कि यहाँ एक तत्सम शब्द है और दूसरा आपने जो है पोखर शब्द लाया, तालाब नहीं प्रयोग किया। तो इन बिंबों प्रतीकों, मतलब एक तरफ आपके ऊपर जो है व्यावसायिक दबाव है कि गीत जो है पॉपुलर होना चाहिए, बिकाओ मतलब बेचना है। तो ऐसे में कैसे आप अपने भीतर के उस साहित्यकार को, कवि को बचा ले जाते हैं? हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें चैलेंज है। और कई बार हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लिखते हैं और हम सेलेक्ट हो जाते हैं। हमको संघर्ष करना पड़ता है। म्यूजिक डायरेक्टर का डिमांड है कि भाई उसका ट्रैक ये है, जैसे नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, दारा दारा रा 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 रा, तो अब तो नैनों का तालाब नहीं आएगा, मीटर पे तालाब सेट नहीं होगा, तो हमको देखना पड़ता है। और जैसे कि नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, तो पोखर से ही बहुत पसंद नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर को, लेकिन ये लाइन डायरेक्टर को पसंद आ गई। तो उसने फाइनल कर दिया कि नैनों के पोखर, अरे कहे मुझे तो यही चाहिए। तो मैं खुद लिखते हुए डरता हूँ कि पता नहीं ये शब्द उस सामने वाले को पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन कभी पसंद आ जाते हैं और कभी नहीं आते हैं। एक बार में फाइनल होना मुश्किल होता है और कभी कभी हो भी जाता है। तो ये पूरी एक लड़ाई है, जब तक आपका गाना रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, मार्केट में आ नहीं जाता है, तब तक गीतकार को संघर्ष करना होता है रिकॉर्डिंग के दिन से। मतलब उनके शब्द कभी भी निकाले जा सकते हैं, कभी भी शब्द निकाले जा सकते हैं, कभी भी शब्द चेंज किए जा सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे ट्रैक पे आपके लिरिक्स को हटा दिया जाए और दूसरे गीतकार से लिखवा दिया जाए और आप मार्केट से बाहर हो गए। बिल्कुल। मैंने दूसरे के ट्रैक के लिए मैंने गाना लिखा, और वो जो गीतकार ने गाना लिखा था वो गाना पसंद नहीं आया, तो वो ट्रैक मेरे पास आया, मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि उसका पैसा और उसका क्रेडिट उस गीतकार को जाना चाहिए। तो मैंने दोनों चीजें उसको दे दी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने तमाम शायरों की बात की, साहिर साहब, शैलेंद्र साहब, मजरू, गुलजार, तो आप अपने को किनके नजदीक मानते हैं या सोचते हैं कि मैं उनके रास्ते पर चलूं? मैं अपना मेरे जो सबसे फेवरेट गीतकार है वो साहिर साहब है, साहिर है। और मेरी पीएचडी की शुरुआत जो है
वहाँ औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, से ही मेरी पीएचडी शुरू होती है। मैंने अपनी पीएचडी भी साहिर लुधियानवी को डेडिकेट किया। तो मैं साहिर साहब की तमाम संवेदनाओं को जीता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मैं साहिर की तरफ बनना चाहता हूँ, मेरी अपनी पहचान है। और साहिर साहब निहायत एकेडमिक और क्लासिकल शायर थे, और मैं निहायत ही देसी हूँ। निहायत फणीसोना रेणु और त्रिलोचन, नागार्जुन और शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत की मिट्टी का हूँ। तो ऑफ कोर्स मेरे बिंब और प्रतीक और मेरी जहनियत अलग होगी और इन लोगों की अलग है। तो लेकिन मेरे आदर्श साहिर साहब हैं, और मैं डॉक्टर सागर के रूप में अपनी प्रतीकों और बिंबों से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। चलिए मैं प्रश्न लूंगा, उससे पहले तो मैं चाहूंगा कि साहिर की दीवानगी से आपने जो वो कविता लिखी है कि मजनू के मैले कुर्ते से जो इश्क की खुशबू आती है, तो उसकी चंद पंक्तियां सुनाएं, तब तक मैं अपने मित्रों से प्रश्न आमंत्रित करता हूं। जी, मैं कुछ पंक्तियां जो उसमें की पसंद है, और देख लीजिएगा ऑडियंस हमारी बोर ना हो रही हो, मुझे पता तो चल नहीं रहा। नहीं, बोर होंगे तो हम समाप्त कर देंगे। हम हाँ, ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद पंक्तियां सुनाएं। हाँ, कोई लिख रहा है कुछ, मैं एक बार देख लेता हूँ कि लोग मैसेज भी डालें तो मैं देख सकता हूँ कि क्या है। मैसेज पढ़ के मैं देख सकता हूँ कि मुझे सुन रहे हैं लोग ध्यान से और पसंद कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो ताकि बिल्कुल बिल्कुल बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद पंक्तियां आप सुनाएं, फिर हम बात करते हैं उनसे। हम चारू आर्या टू एवरीवन, वेरी नाइस। ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि फैन चालू करूंगा मैं ये अपनी पोएट्री पढ़ने के बाद। साहिर साहब से मोहब्बत की वजह से मैं साहिर साहब पे लिखने की कोशिश कर रहा था। जी जी। मैं साहिर साहब के ऊपर एक गीत लिखूं, लेकिन बात बदल गई और बात कहीं और चली गई। तो वो यूं है कि मेरा मानना है कि जो दुआएं हमने मांगी थी, ऊपर वाले से, वो दुआएं कबूल नहीं हुई, और वो दुआएं धरती पे वापस गिर के वो धूल और मिट्टी में नहीं मिली, बल्कि वो फूलों पर शबनम की शक्ल में गिरी और खुशबू में तब्दील हुई। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट का जो प्यार है, जो उनकी मोहब्बत है, वो अधूरी रह गई। नहीं तो लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल के भी बाल बच्चे होते, उनका भी दाम्पत्य जीवन वो होता, लेकिन उनका प्यार अधूरा रह गया। लेकिन जो दुआ मांगी थी मिलने की, वो दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन वो दुआएं मिट्टी में नहीं मिली, वो फूलों पर गिर गई और खुशबू बन गई। इसलिए हम उन दुआओं से मोहब्बत करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, और साहिर के जो बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू। साहिर साहब सिगरेट पीते रहते थे, चेन स्मोकर थे, और एक कस लेके सिगरेट फेंक देते थे। तो जो फेंक देते थे, अमृता प्रीतम उनकी दीवानी थी, उन फेंके हुए टुकड़ों को जला के दोबारा पीती थी, उनको साहिर की उंगलियों का मजा आता था। तो साहिर के जो बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू, अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और मैंने एक अंतरा लिखा है कि जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया। देख के सोहनी के मटके को जब नदियां बलखाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और एक अंतरा ये है कि कहीं अधूरी राधा तो
कमली का आंचल मैला है। देखिए ये पढ़ाई का फायदा। कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है, और कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। अनारकली को जब सत्ता दीवारों में चुनवाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। क्या बात है, क्या बात है, और शानदार। जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, दशरथ माझी ने पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। दशरथ माझी ने पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया, और खून से लिखे खत में दुनिया, खून से लिखे खत में दुनिया जब तेजाब मिलाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और आखिरी टुकड़ा वही था कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए, वो पांव जमी पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। क्या बात है, क्या बात है। और सागर की गजलों में जब वो नुक्ता सही लगाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू। शानदार। प्रश्न बहुत आ रहे हैं, कुछ फेसबुक से भी आए हैं, तो मैं पहले फेसबुक से लेता हूँ। और हाँ, मैं एक बार फैन चला के देखता हूँ, हाँ, अगर आवाज डिस्टर्ब ना होगी तो फिर हम। हाँ, चलाएं चलाएं, पंखा चला लें। मेरी आवाज साफ पहुंच रही है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सागर जी, उदित दत्त का क्वेश्चन है कि लोकल सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा के लेखन में आप क्या अंतर समझते हैं, क्योंकि आप भोजपुरी भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिख रहे हैं। ओके, आवाज थोड़ी कम है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, वो फैन बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो एक प्रश्न है उदित दत्ता का कि लोकल सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा के लेखन में जी क्या अंतर है, लिरिक लेखन में, क्योंकि आप भोजपुरी भी लिखते हैं और हिंदी भी लिखते हैं। जी, उदित दत्ता ना? हाँ, उदित दत्ता का ये फेसबुक से प्रश्न है। फेसबुक? प्रश्न, हाँ, ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि और चार्ज दोनों में अंतर की जो वजह है, लोकल सिनेमा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दोनों में जो फर्क है, वो फर्क ये है कि दोनों के मेकर्स का प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो लोकल सिनेमा के जो मेकर हैं, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो बाजार को अलग ढंग से देखते हैं। और जो हम चाहते हैं कि जो पोइट्री हम करना चाहते हैं, सपोज दैट भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा के जो मेकर हैं, वो जो हम पोइट्री करना चाहते हैं वो पोइट्री करने नहीं देते हैं। वहाँ पे तमाम तरह की चैलेंजेस हैं। उसमें जिस तरह की भोजपुरी में अश्लीलता का आरोप लगता है, लिखने वाले लिख रहे हैं, बहुत मशहूर हो रहे हैं, लेकिन हम उस तरह की पोइट्री नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे लोकल सिनेमा में काम करना ज्यादा कठिन है बनिस्बत हिंदी सिनेमा के। हिंदी सिनेमा ज्यादा कंफर्टेबल। एक प्रश्न है दीपक मिश्रा का, ये भी फेसबुक से है, कि एक गीत की रचना प्रक्रिया में आप रिदम और कई चीजों पहले से तय हो जाती है, तो एक गीतकार को कितना समझौता करना पड़ता है? मुझे लगता है आपने इसका जवाब जो है लगभग दे दिया है, फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो। जी, गीतकार को तो क्या समझौता करना पड़ता है, अगर वो धुन बन गई है तो उस धुन के एतबार से आपको चलना है। जैसे सड्डा हक एथेरक रॉक स्टार का जो गाना था, उसमें इरशाद कामिल कहते हैं कि ए आर रहमान ने अपने तमिल गाना गा के उन्होंने ट्रैक बनाया होगा,
उस ट्रैक पे लिखने को मिला इरशाद कामिल को। अब जब उन्होंने लिखा तो डायरेक्टर इम्तियाज अली को अब वो ट ठ ड वाला जो तमिल का जो साउंड है वो साउंड नहीं मिल रहा था, क्योंकि इम्तियाज अली वो साउंड सुन चुके होंगे। तो इरशाद कामिल कहते हैं कि अब वही साउंड ढूंढना था, तो उनको 10 दिन लग गए थे वो उस ट्रैक पे गाना सड्डा हक ये थे रकब सड्डा। अब इस तरह के तमिल के साउंड करने वाले शब्दों को ढूंढना पड़ा। तो वो कहते हैं कि उनको ये गाना लिखने में 10 दिन लग गया था, एक ट्रैक पे लिखने में। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो यहाँ लोग हैं इस सेमिनार में, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बताएं, पूछ सकते हैं यहाँ। मेरे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर सीधा अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। आप पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, तब तक मैं एक प्रश्न लेता हूं फेसबुक से। ये हमारे छात्र हैं, रहमतुल्लाह हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, मतलब हिंदी के छात्रों के लिए बॉलीवुड में बहुत कम जगह मिलती है, जबकि कहानी, गीत, डायलॉग सब हिंदी में ही होता है। तो हिंदी के छात्रों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनकी एंट्री हो सके? देखिए, ये इरशाद कामिल हिंदी साहित्य में ही पीएचडी है और उनकी एंट्री सीरियल से हुई थी और सीरियल में उन्होंने खूब लिखा। यहाँ मैं घर घर खेली से लेकर के तमाम सीरियल लिखे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप गीतकार इस समय इरशाद कामिल हैं, जो हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं। सिर्फ हिंदी साहित्य में पढ़ने से बात नहीं बनेगी ना। हिंदी साहित्य में पीएचडी करने या एमए, एमफिल, पीएचडी या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको सिनेमाई अप्रोच, एटीट्यूड, वो सारी चीजें तो आनी चाहिए ना। वो आएगी तो आपको क्यों नहीं जगह मिलेगी? यह कहना गलत है। एक्चुअली सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप सांसद का चुनाव लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। आपको उसकी समझ हो सकती है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी भी तो आनी चाहिए ना। तो वो जब आपके भीतर क्रिएटिविटी रहेगी हिंदी साहित्य पढ़ते हुए, तो आप बेटर करेंगे और आपको जरूर मौका मिलेगा। एक प्रश्न है फेसबुक से, क्योंकि ये फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है जी। कि आपकी रचना प्रक्रिया को जानना चाहते हैं कि एक गाना लिखने वक्त आपकी मनोस्थिति क्या रहती है, कि कैसे उसकी पहचान बाकी गानों से भिन्न हो। क्योंकि जब आप एक ट्रैक पर गाना लिख रहे हैं तो जो पहले उस विषय पर गाना लिखे गए हैं वो भी आपके दिमाग में रहते होंगे कि कहीं मिल न जाए, नकल न समझी जाए। तो किस तरह से आप उसको जो है मौलिक बनाते हैं? अब देखिए, जब मुझे जब ट्रैक मिल जाता है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है और मुझे बहुत डर लगता है और मैं जल्दी हाथ नहीं लगाता। यानी मैं कॉपी कलम लेके जल्दी बैठना नहीं चाहता और मैं बहाने बनाता हूँ कि आज मूड अच्छा नहीं है, आज कल से लिखेंगे। तो लिखने से पहले थोड़ा अनईजी रहता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कैसे फिर मूड बनता है। या हो सकता है कि ऊपर का प्रेशर आता है कि अरे जल्दी गाना भेजो, और अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनना चाह रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से दबाव आता है और कलम कॉपी लेके हम बैठते हैं लिखने के लिए। तो ये बताना मुश्किल है कि उसको मैं कैसे बचाता हूँ। एक्चुअली वो सिचुएशन अलग होता है, हर फिल्म का सिचुएशन अलग होता है। तो सिचुएशन के चेंज होते ही और ट्रैक के चेंज होते हैं, चूंकि ट्रैक आप गुनगुना रहे होते हैं तो ट्रैक आपको शब्दों के सिलेक्शन का काम देता है। जब हम ट्रैक, जैसे सलीम मर्चेंट ने दिया जब ट्रैक मुझे कि दार दार दर दार दार दर दार दार दर दारा दर, तो हम उसी तरह के शब्द लेके आएंगे ना, जाग जाग के, भाग भाग के, हाल बेहाल जमाने का। तो ट्रैक खुद हमसे उस तरह के शब्द निकलवा लेते हैं। तो हमको अलग से कुछ बचने बचाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। ट्रैक उसी तरह के अल्फाज लेके आते हैं और सिचुएशन भी अलग है। सिचुएशन है भाई कि बच्चों को ठगी कर रहे हैं, उनसे पैसे लेके एग्जाम दिला रहे हैं, उनको नौकरी दिला रहे हैं, तो हमारा सिचुएशन एकदम चेंज है। तो हमारे भाव, हमारे इमोशंस
और ट्रैक शब्दावली लेके आ रहा है, तो अपने आप अलग हो जाए। एक प्रश्न जो है, हमारे सीनियर अध्यापक हैं रश्मि बहल और दोनों पवन बहल, दोनों सर और मैडम की तरफ से है कि जी। आज के हिंदी फिल्मों के गानों में साहित्य के अभाव का क्या कारण है, जबकि शैलेंद्र प्रदीप साहिर के गीत साहित्यिकता के कारण ही लोकप्रिय है। आज केवल गुलजार या फिर आपने जो कुछ नाम लिए इरशाद कामिल जैसे लोग बचे हैं, ऐसा क्यों है जबकि गाने इतने लिखे जा रहे हैं? गाने देखिए, कई चीजें हैं। अभी का जो टाइम है वो टाइम, एक तो तब फिल्में रिलीज होती थी, साल भर में एक कोई मशहूर फिल्म आती थी कि आ रही है फिल्म रोग या राम तेरी गंगा मैली, और उसके गाने सालों साल बजते थे। अभी एक हफ्ते में 10 फिल्में रिलीज हो रही हैं और कुल मिला करके 10 पचे 50 गाने, कम से कम 50 गाने एक हफ्ते में आ रहे हैं, और जस्ट दूसरे हफ्ते में 50 और आएंगे। तो आपको बिल्कुल सोचने का मौका नहीं है, ठहराव का मौका नहीं है, और सिचुएशन भी चेंज हुआ है। पहले के देखिए, गीत तो पूरी टोटलिटी से बनते हैं ना, पूरी हमारी टोटल संवेदनाओं से बनते हैं। अब जो सर और मैडम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर और मैडम के टाइम में प्यार का इजहार करने में लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, बर्बाद हो गए। कोई एक आई लव यू, चाहे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ, कहने में लोग हिचक गए और पता चला कि महबूबा निकल गई दूसरे से शादी करने। और आज हर प्रेमी जो है 4 लड़कियों से, और हर लड़की 4 लड़कों से बातें कर रही है इनबॉक्स में। तो हमारी संवेदनाएं भी तो इतनी फ्रेजाइल हुई हैं। अब ये नहीं है ना कि हम तुम्हारी लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो जो हमारा सिचुएशन है, उस जो टाइम है, वहां पे मिलना एकदम ही कठिन। और यहाँ पे कि अगर बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो दिल पे पत्थर रख के मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो आज की लड़की जो है, जो दिल टूटता है उसको सेलिब्रेट कर रही है। ब्रेकअप पार्टी हो रहे हैं, ब्रेकअप पार्टियां चल रही है। अब मैं ज्ञानेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञानेंद्र जी से पहले मैं लोकेश जी का प्रश्न पूछ लेना चाहता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे। लोकेश जी पूछ रहे हैं कि आपने भोजपुरी में कब से और कैसे लिखना शुरू किया, क्योंकि वो खुद भोजपुरी के अच्छे गायक हैं, तो उनका ये प्रश्न है। ठीक है लोकेश जी, मैंने तो अब अपने शुरू में अगर ज्वाइन किया होगा तो मेरी शुरुआत एक्चुअली मैं बचपन से लेके जेएनयू के पीएचडी तक भोजपुरी के अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने हिंदी में सिर्फ बॉम्बे में आके लिखा। बचपन से लेके पीएचडी तक सिर्फ भोजपुरी गीत लिखे मैंने। तो बचपन से मैं गीत लिखता रहा हूँ। फिल्मों में जो मेरी शुरुआत है वो गंगा किनारे प्यार पुकारे, एक टी सीरीज की फिल्म नोएडा में बन रही थी, और वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब आए हुए थे, और उनके पास मैं पहुंचा और उनको गाना सुनाया, और इस तरह से उदित नारायण ने वो गीत गाया, और मेरी इस तरह की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से हुई। फिर बॉम्बे आके एक सीरियल बन रहा था महुआ चैनल पे, सीरियल आता था स से सरस्वती, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर था ये। तो उसका गाना मैंने लिखा था, टाइटल सॉन्ग, और वो बहुत बेहद पसंद किया गया था। फाटल फाड़ मोरा पेवना निशानी बाटे, ऐसन बा करिया लीलार, जंगरा ठेठावा तनी दुखवा ओरात नइखे, लौकत सौंसे पहाड़। तो ये टाइटल ट्रैक लिखा। फिर मुझे एक फिल्म मिली लक्ष्मण रेखा, और लक्ष्मण रेखा के लिए मैंने सारे गाने लिखे, 8 गाने उस फिल्म के लिए लिखे। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरी वो लोग से ज्यादा, हालांकि लक्ष्मण रेखा के डायरेक्टर मनोज गिरी और उसके स्क्रिप्ट राइटर धर्मेंद्र नाथ ओझा थे, दोनों समझदार संवेदनशील लिटरेचर के लोग हैं भाई। ये धर्मेंद्र नाथ ओझा लिटरेचर से आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं, जो लोग ये सवाल करते हैं कि हिंदी साहित्य वालों को काम नहीं मिलता, यहाँ संस्कृत साहित्य और जो डायलॉग सरस्वती का लिखा था वो संस्कृत का है, हंसराज कॉलेज का। तो तमाम धर्मेंद्र ओझा जी हमारे सीनियर थे हंसराज में 1 साल, उन्होंने बहुत सारे सीरियल भी लिखे हैं, बहुत सारे सीरियल, और उनके जितने प्रोजेक्ट हैं उस सब में मैं गीतकार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ज्ञानेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ अपना प्रश्न रखने के लिए।
हाँ सागर जी नमस्कार। जी आपको नमस्कार। मैं गोविंद सर के कमरे में बैठकर मैं भी बैठा हो रहता था, आपको देखता था। आप हो सकता है मुझे देख भी पा रहे हो। तो हम लोग आपको गोविंद सर के सीनियर रहे, मतलब गोविंद जी के हम लोग के जी का सीनियर रहे। वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। नाम आ रहा है लेकिन लिखे। हाँ तो सर एक तो ये सवाल कि क्या रैप गायक के रूप में भी डॉक्टर सागर नजर आएंगे आने वाले समय में? नहीं, जो रैप रैप, गायक तो हूँ नहीं, तो हाँ रैप में तो मैं नहीं आऊंगा। रैप मतलब गीतकार के रूप में रैप हाँ, लिखे। मैं देखिए, अपने और पास जीने का अब कोई साधन नहीं है, जिंदगी में नौकरी की नहीं, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब गीतों की जो भी विधा होगी, मैं चाहे वो साईं भजन हो, चाहे वो भजन हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे वो रैप हो, चाहे आइटम सॉन्ग हो, अब जो भी हो, चाहे रैप हो, जो भी होगा वो मुझे लिखना है। दूसरा सवाल ये सर, हम लोग देखते हैं कि बाहर से तो बॉलीवुड बहुत चमकता दमकता और ये दिखलाई पड़ता है। अंदरूनी हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं तो अब अंदरूनी बहुत राजनीति है, जिसमें बहुत सारे टैलेंट जो हैं वो खत्म भी हो जाते हैं, ये अंदरूनी राजनीति की वजह से। तो अरे क्या ऐसा कुछ सच्चाई है या हम लोग ऐसा ही बस सुनते हैं या देखते हैं? मुझे तो लगता है कि एकेडमी में ज्यादा राजनीति है। हाँ मुझे सिनेमा से ज्यादा राजनीति एकेडमी में लगती है। जितने टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जी मैं थोड़ी हार्श बात कह रहा हूँ, जी कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो सब कहाँ कहाँ फेंका गए। और मतलब कि जिनको जगह मिलनी चाहिए थी जी उनको वो जगह नहीं मिली। लेकिन हिंदी सिनेमा में देखा जाए जी तो जिनको जगह मिलनी चाहिए, अगर इरशाद कामिल में दम था, वो सीरियल में आए, स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े गीतकार हैं। अमिताभ भट्टाचार्य स्ट्रगल किए, आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े गीतकार हैं। कौशल मुनीर हैं, मनोज मुंतशिर हैं, कुमार हैं, सारे लोग कर रहे हैं और उनमें टैलेंट है और वो उनको काम मिल रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि बॉलीवुड में जो टैलेंटेड लोग हैं सबको काम मिला, एकेडमी में जो टैलेंटेड है उनको सही जगह नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा है कि आप बॉलीवुड में चले गए ताकि हमें भी अवसर मिला आपसे बात करने का, वरना अकादमिक दुनिया में होते तो शायद बात भी न करता। एक प्रश्न है कुसुम लता का। सागर जी, एक प्रश्न कुसुम लता का है, आपका ऐसा कौन सा गीत है जिसे लिखकर और जिसे सुनकर आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, संतुष्टि हुई और आप पूरी तरह अपने शब्दों भावों से संतुष्ट हुए अब तक? जाहिर है कि बेस्ट अभी आना आपका बाकी है। हाँ बिल्कुल। मैं जो सबसे ज्यादा खुश हुआ लिख के, वो बॉलीवुड डायरीज के चारों गानों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पिया की नगरी से जाने कौन आया है, मेरे कदमों पे यूं बहकाया है, कोई तो राज बताया रे, जिया क्यों धड़का जाए रे। ये गाना मैंने आप लोगों को नहीं भेजा था, लेकिन उस फिल्म के 4 गाने लिखने में जितना मैं खुश हुआ, और न सिर्फ मैं खुश हुआ बल्कि आज भी जो काम मुझे मिले वो उसमें से पर्टिकुलर तितली गाने की वजह से मिले। जो भी तितली गाने को सुना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बॉम्बे में, यहाँ पे बुला के काम मिलता है। आप एकेडमी जगत में बेहतरीन करके दिखाइए, आपको बुला के कोई प्रोफेसर नहीं बनाया, लेकिन आपका एक बेहतरीन काम राखी शांडिल ने तितली गाना सुनने के बाद, और वो मेरा इंतजार 1 महीने तक की फिल्म को होल्ड पे रखी, और मैं जब बलिया से आया तो मुझे बुला के और मुझे गाना लिखने से पहले अकाउंट में पैसे डाल के और मुझसे लिखवाया गया। बात है सर। हाँ, ये फर्क है। और उधर से कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन कीजिए, तब तक मैं पूर्वा गुलाटी का प्रश्न पूछता हूँ। पूर्वा गुलाटी ये पूछना चाहती है संक्षेप में कि आजकल के गीत जो है पहले के शाहिर और दूसरे गीतकारों की तरह ऐसा क्यों नहीं होता है, जो थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो, लंबे समय तक टिके, हमारे काम आए। मतलब गीत क्या नाम बताया? पूर्वा गुलाटी, ये पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं। हाँ, पूर्वा जी के एक्चुअली ये अभी जो फिल्में बन रही है, अब जब फिल्म बनेगी
कि शुभ मंगल सावधान और शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मोतीचूर चकनाचूर। तो जो आपकी फिल्में हैं और जो फिल्मों का सिचुएशन है, हाँ आप बोलते रहिए लोकेश जी। सागर, मैं लोकेश बोल रहा हूँ। जी लोकेश जी। यार एक बात बताओ, एक मैं फर्क देख रहा हूँ, एक मेरे क्लासमेट सागर में और आज के सागर में। एक सागर जो कभी समझौता पसंद नहीं था, अभी एक सवाल के उत्तर में आपने कहा कि अब मैं साईं भजन भी लिखूंगा, भी लिखूंगा, सब कुछ करूंगा। वो एक समझौता परस्त। अभी कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि मेरे गीतों में क्रांति धर्मिता का भाव है, क्रांति का भाव है। तो ये लाइन कैसे चेंज हुई, ये समझना चाह रहा हूँ बस। हाँ, मैं भी यही सर जानना चाह रहा था। बहुत ही मानिखेज, आप हमारे क्लासमेट है, लोकेश गुप्ता है ना? हाँ 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 लोकेश भाई। तो हाँ, मैं अपने इस आपके सवाल पे आता हूँ कि उसकी वजह ये है कि देखिए, हमें हमारे जीने का जो साधन है, जो हमारा जीविकोपार्जन है, ये मेरा लेखन, और लेखन के हवाले से ही हम बॉम्बे में टिक सकते हैं। तो अगर हमें लिखने का ही पैसा मिल रहा है, और तो गीत की विधा में जब मुझे ये हुनर आता है, मुझे भजन, मैं तो कृष्ण भजन लिखा, कान्हा मेरे कान्हा, जिसको श्रेयस तलपड़े की फिल्म थी, वाह ताज में जो गाना है मेरा भजन है। और लोग बताते हैं कि वहाँ आगरा में शूटिंग हो रही थी और जो ऑडियंस थी वो रोने लगी थी जब वो सिचुएशन पे गाना बजाया जा रहा था। तो मैं, जब ये क्या है कि जब ये लिखने का मेरे पास हुनर है और जब लिखने का पैसे मिलेंगे तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे, जब हमारे जीने का साधन है। ठीक है, ठीक। हम आपकी तरह तो प्रोफेसर है नहीं कि हमको महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, मतलब सागर जी का ये कहना है कि जो मेरा प्रोफेशन है, अगर सिर्फ क्रांति के गीत ही लिखते रहेंगे तो गोरख पांडे की तरह जो है कभी कमरे में लाश पड़ी रहेगी और बाकी अध्यापक सब जो है उस पर लेख लिख करके कमाते रहेंगे। तो ये एक समस्या है। अगर एक या दो प्रश्न हम अधिकतम ले सकते हैं, अगर आप एक प्रश्न, अगर कोई अरविंद जी मेरी बात सुन रहे हैं? श्रीधरम सर। जी सर, जी सर। हाँ, मैं अरुणाकर एक सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। नमस्कार सागर जी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगे आपकी बातें और बहुत सी चीजें पता लगी जी। एक सवाल बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप गीत लिखते हैं जी, उनको फिल्माए जाने के बाद जी, क्या कभी ऐसा होता है कि आपको उनके अर्थ बदले हुए दिखते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि दृश्य कई बार शब्दों पर बहुत हावी होते हैं। हाँ, और वो बहुत क्लीशे की तरह होते हैं। जी, तो जी, तब उस पर अगर आप कुछ कहें तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो सही बात है कि जो आप गीत बुनते हैं और जो प्रतीक बिंब लेकर के आते हैं और आपके भीतर एक जो गीतों की दुनिया बनती है, वो जब आपके कॉपी कलम से बन के वो आपकी डायरी से जो वो गाना निकल गया, म्यूजिक डायरेक्टर तक गया, उसका वो चेंज हुआ, उसके बाद उसमें जो साउंड आए, क्या पता कि उसमें ढोलक ज्यादा तेज बज रहा है या उसमें तबला ज्यादा तेज हो गया, ड्रम तेज हो गया, कुछ भी हो सकता है कि जो कि आपको पसंद ना आए। और उसके बाद वो फिल्मों में जा करके आप तो इमेजिन किए कि ऐसा ऐसा होगा, हमारी हीरोइन ऐसा होगी, ऐसा करेगी और हम ये हीरो ऐसा करेगा, और पता चलेगा कि सीन में कुछ और ही तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। तो तमाम चीजें हैं कि आपकी चीजें जा करके वहां सिनेमा में जाते जाते बदल जाती हैं। आपका गीत है कोई ऐसा लगा हो आपको कि कुछ था और कुछ और हो गया? वो कई ऐसे गाने हैं जिनका क्या करना, प्रोड्यूसर हमारी जाके बेइज्जती कर रहा है वहाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा अगर आप कहें तो। हाँ बस, और ये अंतिम टिप्पणी होगी मुझे लगता है कि
अभी लोकेश भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि आप कभी जेएनयू में कहते थे कि मैं जो क्रांति के गीत लिखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज आप कह रहे हैं कि भाई फिल्म भजन भी लिखूंगा और आइटम सॉन्ग भी लिखूंगा। मेरा मानना है कि एक लेखक या एक गीतकार किसान की तरह होता है। जैसे किसान एक ही खेत में कभी धान भी उपजाता है, गेहूं भी उपजाता है, गोभी भी उपजाता है, दलहन भी उपजाता है और तंबाकू की भी खेती करता है। गीतकार भी ठीक, लेखक भी ठीक उसी तरह से होता है, जो पब्लिक की, पाठक की, श्रोता की हर एक तरह की मांग को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसमें कोई क्रांति से वैर है इस तरह के गीत लिखने से, या फिर विचारधारा से अलग हो जाने की बात है, या फिर पैसे की तरफ भागने की बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा देखना चाहिए या इस तरह से सोचना चाहिए। बस इतनी बात। धन्यवाद अरविंद जी। हम के लिए आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये किसान अपने खेत में हर तरह की फसलें बोता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है तब से बात कर रहे हैं, पता नहीं प्रिंसिपल साहब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत में तो 2 शब्द कहे थे। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द वो आज की पूरी इस जो है बातचीत पर कहें तो हम फिर समाप्त की ओर ले चलें। प्रिंसिपल सर। हाँ श्रीधरम जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरी बातचीत और पूरी इनकी यात्रा मैंने बड़े ध्यान से सुनी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी गीतकार बनना चाहते हैं, जो विद्यार्थी, उनको भी इससे बहुत प्रेरणा मिली होगी। और आपकी जो संघर्ष गाथा है और इससे जो हम लोगों को आपने अवगत कराया, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। और दूसरी बात है, जो प्रोफेशन की कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं, जो आपने अभी अपने जवाब में ये बातें कही हैं, वो व्यवस्थाएं तो व्यवसायिक, जब आप गतिविधि में किसी व्यवसाय को अपनाते हैं तो उसकी व्यवस्थाएं आपके साथ जरूर रहती हैं। और उम्र के साथ और समय के साथ विचारों में भी परिवर्तन आता है, यह भी लाजमी है, यह स्वाभाविक सी बात है। इस पे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक समय जिंदगी के हर उम्र के साथ आप एक ही तरह से नहीं सोचते हैं। आपके सोच में, आपके विचार में, आपके किए गए काम में परिवर्तन आता है, क्योंकि अगर आप रचनाकार हैं तो एक तरह की रचनाएं भी नहीं लिखते हैं। इसलिए बखूबी, बहुत खूब आपने अपनी बातों से हम लोगों को अवगत कराया। हम सबको बहुत रोचक जानकारियां मिली और गीत का किस तरह से, गीत रचना के साथ म्यूजिशियन का तालमेल रहता है, धुन पे कैसे गीतों की रचना होती है, इस प्रक्रिया और इसकी जटिलताएं, इसकी व्यवहारिकता, ये सारी बातें आपने बताई। सागर जी, या 2 लोगों का करना चाहता हूं, अजीत जी का और श्रीधरम जी का, जिन लोगों के प्रयास से कार्यक्रम संभव हो सका और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से प्रोग्राम देर से शुरू हुआ। इसके लिए सभी जो प्रतिभागियों ने धैर्य बनाए रखा, उनको पुनः शुक्रिया देना चाहता हूं। थैंक यू श्रीधरम जी। आगे आप धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर समापन हो। सर, आपने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया है, तो मेरी तरफ से क्या, सागर मित्र हैं और जब भी मौका मिलेगा तो इनको जो है पकड़ के ले आऊंगा, इतना अधिकार जानता हूं। लॉकडाउन के बाद इनको कॉलेज लाइए सर, श्रीधरम सर। मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ, आप सबसे। तो श्रीधरम जी, श्रीधरम जी, जी जी, ये कुछ मित्र जो है जेएनयू के झेलम से भी जुड़े हुए हैं इसमें, तो वो चाहते हैं कि सागर जी जो है झेलम में इतने सालों तक रहे, तो 1-2 लाइन झेलम हॉस्टल के बारे में भी कहें। तो सागर जी, ये आपसे गुजारिश है, 1-2 लाइन में झेलम वासियों को आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करें और हम लोग वही जेएनयू वासियों को बिल्कुल, ये हम लोग की तरफ से भी है। भाई झेलम हॉस्टल तो पूरे जेएनयू में मशहूर है, चाट सम्मेलन भी वहीं पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। झेलम को सभी जानते हैं, मैं भी झेलम वासी हूँ और झेलम वालों में तो जेनुआइट है और झेलमाइट सबसे बहुत मोहब्बत है। ये पर्टिकुलर अब सिर्फ झेलम के लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, दूसरे हॉस्टल वाले गुस्सा करते हैं मुझसे।
हाँ मैं भी गुस्सा करूंगा। झेलम वालों की सिर्फ तारीफ करते हैं। पूरे इनवाइट पे बोल दीजिए। झेलम वालों की मोहब्बत मिलती रहती है और बहुत यादों में बनाए रहते हैं लोग। मैं झेलम के लोग मुझे बुलाए थे और मैं गया हुआ था झेलम में, तो मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सब मेरी इतनी लंबी बातें इतने गौर से सुन गए और बोर नहीं हुए, ये बहुत कमाल की बात है। और आप सबसे बहुत मोहब्बत हो गई है और लॉकडाउन के बाद जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हाँ, तो सागर जी, अजीत सर पूछना चाह रहे थे कि झेलम की याद में आपने कोई गीत लिखा है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे थे। झेलम की याद में मैंने कोई अजीत जी सबसे बड़े चाट थे झेलम के। सबको पता है। रविंदर से कहूंगा कि रविंद्र आप जो है उस गाने को चलाएं और हम जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करें। के पानी नहरिया ले आयल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ायल। हो नदिया के पानी नहरिया ले आयल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ायल। गोरिया चुनरिया में बन के उमरिया के हो, गोरिया चुनरिया में गिरो पेली धान रे, मोरे गौआ के जागल किसान रे, मोरे गौआ के जागल किसान रे। कवन सवरिया ओढ़निया बिछावे, खेत खरिहनवा के हरियर बनावे। कवन सवरिया ओढ़निया बिछावे,
खेत खरिहनवा के हरियर बनावे। अमुआ के डरिया से चहके चिड़ैया हो, अमुआ के डरिया से चहके चिड़ैया, खींचल सब कर ध्यान रे मोरे गौआ के जागल किसान।